अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सर्जिया की रेपो से स्टेप 9C, 9D और 9F समझेंगे, जिसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, फंक्शन रेस्ट पैरामीटर्स और फंक्शन ओवरलोडिंग के टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक्स हम लोग आज की वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और शुरू करते हैं ये टॉपिक्स। सबसे पहले हमारे पास आएगा फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो मैंने सर्जिया की रेपो खोल ली है यहाँ पे क्रोम के अंदर, पैनावर्स लर्न टाइप स्क्रिप्ट। और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की फ़ोल्डर के अंदर app.ts की फ़ाइल मौजूद है, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। मैं कोड को हमेशा की तरह यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर और फंक्शन ओवरलोड होगा। 9E जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, तो इसकी थोड़ी सी बड़ी होगी थोड़ी सी वीडियो, मतलब तो इसमें थोड़ा सा डिटेल है ज़्यादा, तो इसको मैं सेपरेट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी सेपरेट इस पे होगी। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो कि टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर कर लूँगा। और अभी हम लोग 9E को छोड़ के 9F कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर आके ऑप्शनल पैरामीटर मैंने पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें ज़रूर, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट सारा बेस कर रहा है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, एस पैरामीटर, फंक्शंस के ऊपर बेस कर रहा है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने फंक्शन की टाइप्स पढ़ाई थी, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शुरू करते हैं। मैंने कोड को कॉपी कर लिया है, मैं अपने VS कोड के अंदर आके इसको पेस्ट कर दूँगा। और नीचे वाले कोड को फ़िलहाल मैं कमेंट करके सिर्फ ऊपर वाला कोड देख लेते हैं। तो इतना सारा कोड है, हमेशा की तरह हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि हमें क्या समझना है क्या नहीं। सबसे पहले मैंने कमेंट्स को सेपरेट कर दिया। नेम्ड फंक्शन विद ऑप्शनल एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, तो ये बोल रहे हैं कि नेम फंक्शन की एग्जांपल है। नेम फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। नेम फंक्शन हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका मतलब ये है कि हम फंक्शन का कोई नाम दे रहे होते हैं। एनोनिमस फंक्शन में हम फंक्शन का कोई नाम नहीं दे रहे होते इस तरीके से। तो नेम्ड फंक्शन मतलब हम लोग फंक्शन का नाम दे रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को लेते हुए इन्होंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को समझाया है। तो देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते क्या है। तो अभी कमेंट्स को छोड़ देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँगा और देखते हैं। तो फंक्शन मैंने बनाया उसी तरीके से जैसे हम बनाते आ रहे हैं। फंक्शन का वर्ड आया, कीवर्ड आया और फंक्शन का नाम आ गया। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी। इसके बाद मैंने कुछ पैरामीटर्स दे दिए। तो पैरामीटर्स आप लोग को पता है कैसे देते हैं कि कोई भी हम वेरिएबल का नाम ले लेंगे, पैरामीटर का नाम ले लेंगे, अपनी मर्जी है हमारी, उसकी डाटा टाइप ले लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अभी मैं ये हटा देता हूँ। नॉर्मली हम लोग ऐसे पैरामीटर दे रहे होते हैं। अगर हमें दूसरा पैरामीटर चाहिए होगा लास्ट नेम का, तो मैं उसको भी ऐसे ही डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये हमें पता है कि इसमें मैंने दो पैरामीटर दे दिए, फर्स्ट नेम के लास्ट नेम के स्ट्रिंग के, सही है। स्ट्रिंग डाटा टाइप होंगे उनकी। और पैरामीटर्स देने के बाद कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद फंक्शन की रिटर्न टाइप आ जाती है कि फंक्शन हमारा ये वाला जो बिल्ड नेम का फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। वो एक अदर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा। रिटर्न ये वाली स्ट्रिंग फर्स्ट नेम प्लस कॉन्केटिनेशन हो रही है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, जो भी हम नीचे से पास कर रहे हैं वो पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे पास होगा। और यहाँ पे इफ की कंडीशन के अंदर वो कॉन्केटिनेट करके रिटर्न करवा देगा। क्या रिटर्न होगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी, ठीक है। और एल्स के अंदर भी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेम रिटर्न हो जाएगा। इसके अंदर दोनों को कॉन्केटिनेट कर रहे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को। एल्स के अंदर हम लोग सिर्फ फर्स्ट नेम को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो ये हमने पुराना कॉन्सेप्ट लेके, हमें पता है कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट मैंने रिविजन करा दिया। अब बात आती है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते क्या हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शनल पैरामीटर पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने ऑप्शनल पैरामीटर पढ़ा हो तो उसमें क्या होता था। उसमें कुछ इस तरीके से होता था कि लास्ट नेम में के आगे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैं कॉलन लगाऊंगा, फिर उसकी टाइप दे दूंगा। यही होता था ऑप्शनल पैरामीटर। अब ऑप्शनल पैरामीटर बेसिकली क्या करता है, क्वेश्चन मार्क क्या करेगा कि हमारी मर्जी है कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो उसके कॉल करते टाइम हमारी मर्जी है कि एक आर्ग्यूमेंट देना है तो एक आर्ग्यूमेंट दे दो, वरना मैं दो भी दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर देना है। अगर मैं एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा तो मुझे एरर देगा। तो फर्स्ट नेम वाला आर्ग्यूमेंट मुझे ज़रूर देना होगा, पैरामीटर ज़रूर देना होगा। अगर मैं बॉब यहाँ से हटा दूँ तो वो मुझे एरर देगा। एक आर्ग्यूमेंट आपको देना ज़रूरी है। हाँ, दूसरा जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो दो, चाहो तो नहीं दो। यही होता है हमारा ऑप्शनल पैरामीटर। तो
ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है इसकी कहानी भी कुछ इसी तरीके से सिमिलर ही है। इसमें होता क्या है कि लास्ट में अभी मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटाता हूँ, और होगा ये कि यहाँ पे मैं एक अदद वैल्यू असाइन कर दूंगा खान, या कोई भी स्ट्रिंग मैंने असाइन कर दी। क्यों स्ट्रिंग असाइन की? क्योंकि स्ट्रिंग की लास्ट नेम स्ट्रिंग में ही होगा ना, नेम है तो स्ट्रिंग में ही होगा भाई, नंबर थोड़ी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग असाइन की और इज इक्वल्स टू दे के खान दे दिया। अब होगा क्या कि जब भी हम लोग फंक्शन को एक पैरामीटर से कॉल करवाएंगे, बॉब, जैसे मैंने बॉब से कॉल करवाया, अभी नीचे का हटा देता हूँ मैं, जैसे मैंने फंक्शन को बॉब के साथ कॉल करवाया तो एक पैरामीटर पास हो रहा है यहाँ पे, दूसरा पैरामीटर मैं पास नहीं कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि लास्ट नेम के अंदर खान स्टोर होगा और यहाँ पे लास्ट नेम में खान आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या ले लिया? खान की वैल्यू ले ली। मैंने दूसरा पैरामीटर यहाँ पे कुछ नहीं दिया। उसने देखा टाइप स्क्रिप्ट ने कि भाई जो बंदा कॉल करा रहा है फंक्शन को, उसने यहाँ पे दूसरा पैरामीटर तो दिया नहीं है। अब दूसरा पैरामीटर नहीं दिया तो उसने एक डिफ़ॉल्ट का पैरामीटर हमने यहाँ पे दिया हुआ था, उसने डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू उठा ली और लास्ट नेम के अंदर स्टोर करवा दी। अब फंक्शन की बॉडी चलेगी, जब जाहिर सी बात है फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन की बॉडी रन होगी। बॉडी के अंदर मैंने दिखा दिया क्या लिखा हुआ है, इफ़ लास्ट नेम, कि अगर लास्ट नेम हमारे पास प्रेजेंट है तो ये वाली चीज़ चल जाएगी। अब इस सूरत में हमारे पास लास्ट नेम हमेशा प्रेजेंट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक भी पैरामीटर दे रहा हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट तो यहाँ से उठा रहा है, तो इस सूरत में हमेशा ये वाली कंडीशन चलेगी, एल्स वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, अब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा लेगा। अगर तो मैं यहाँ पे दूसरा कोई दे दूँ इस तरीके से, बॉब एडम, तो मैंने अब दो पैरामीटर दे दिए, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं चलेगी, मतलब अब वो क्या वैल्यू लेगा? एडम लेगा। सही है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ रन होगी तो क्या रिटर्न होगा? बॉब एडम। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एडम हटा दूँ, एक ही पैरामीटर दूँ, तब क्या होगा? बॉब, यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर बॉब आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू से वो लास्ट नेम के अंदर स्टोर करा देगा खान, और खान यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो क्या होगा? बॉब स्पेस खान, ये रिटर्न हो जाएगा। तो यही वाली कंडीशन चलेगी, मकसद बताने का ये, एल्स कभी चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वजह से। तो इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, शॉर्ट फॉर्म होती है डॉट लॉग, लिख दूंगा, एंटर करूँगा, सॉरी सिर्फ लॉग लिखना था, डॉट लॉग में सिर्फ लॉग लिखूंगा, एंटर करूँगा तो मेरे पास इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। अब मैं रिजल्ट वन को प्रिंट करा दूंगा, जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है वो कहाँ स्टोर हो रही है? रिजल्ट वन के अंदर स्टोर हो रही है, और रिजल्ट वन को प्रिंट करा रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया। सो इस फाइल को रन कर लेता है और मेरे पास अच्छा एक एरर आ गया है। एरर देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल एरर आएगा, नीचे मैंने इसको कमेंट करना था। तो अब देख लेते हैं इस कोड को रन करके, और जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया तो मेरे पास बॉब खान प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हो गया? बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने देखा था, क्या देखा था? बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने देखा था बॉब खान प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने क्या देखा था कि अगर मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो दूसरा पैरामीटर पास नहीं कर रहा, तो डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू लेगा? खान, और खान को फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं फर्स्ट नेम के साथ, मतलब लास्ट नेम को रिटर्न करा रहे हैं फर्स्ट नेम के साथ। तो क्या हो गया? बॉब यहाँ से पास हुआ, पहले पैरामीटर में गया और फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर हुआ, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया। सही, यानी बॉब अभी इधर आ गया, और लास्ट नेम के अंदर हमने कुछ पास नहीं किया, मतलब दूसरा पैरामीटर नहीं दिया, तो खान की जो वैल्यू लास्ट नेम के अंदर आई और लास्ट नेम के अंदर यहाँ पे फिर खान आ गया। तो फर्स्ट नेम के अंदर बॉब, लास्ट नेम के अंदर खान, बॉब और खान को कॉन्कैटिनेट कर दो और रिटर्न कर दो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? क्या रिटर्न हो जाएगा? बॉब स्पेस खान, और उसको हमने कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। तो ये हो गया हमारा बॉब खान। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे दूँ कोई वैल्यू, कुछ भी दे दूँ, एक्स वाई जी दे दूँ, अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो आप लोगों को आउटपुट पता चल ही गया होगा कि बॉब XYZ प्रिंट हो जाएगा। बॉब और जो हमने पैरामीटर दिया है वो प्रिंट हो जाएगा, वो रिटर्न होगा और फिर प्रिंट कर देंगे उसको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोई पैरामीटर देते हैं तो ये वाली चीज़ डिस्कार्ड हो जाती है, डिलीट हो जाती है, सिर्फ XYZ जाएगा और XYZ लास्ट नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाली चीज़ खान ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो रेस्ट कह रहा हूँ, ऑप्शनल पैरामीटर्स और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ऑप्शनल में क्वेश्चन मार्क लगता है और डिफ़ॉल्ट में हमारे पास इस तरीके से वैल्यू दे रहे होते हैं। तो ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दोनों के अंदर हम लोग जो पैरामीटर होगा ना लास्ट में देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसको शुरू में दे दो। तो यहाँ पे अगर मैं शुरू में इसको लेके आऊँ इस पैरामीटर को और शुरू में दूँ और यहाँ से मैं फिर बॉब हटा दूँ तो मुझे एरर मिल जाएगा। क्या एरर देगा? कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम वॉज नॉट प्रोवाइडेड। तो अब यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। क्यों आया?
क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो होता है वो हमेशा लास्ट में होता है, शुरू में नहीं होता, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को हम लोग हमेशा कॉमा लगा के लास्ट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड सेकंड वाला पैरामीटर होगा। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है मुझे, एक्स वाई जी मैंने लिखा, कुछ नहीं आ रहा, तो एक्स वाई जी बेसिकली फर्स्ट नेम के अंदर जाएगा और लास्ट नेम के अंदर खान आएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स वाई जी स्पेस खान, ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया कि ऑप्शनल पैरामीटर हो या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो, दोनों को हम लोग लास्ट में ही रखते हैं। जो आखिरी आर्गूमेंट होता है वो हमारा ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है। अब इसी तरीके से मैं क्वेश्चन मार्क लगा के भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको शुरू में रख दूँ तो फिर भी मुझे वो एरर देगा, ठीक है। तो ऑप्शनल पैरामीटर में भी आपको उसको शुरू में नहीं रखना होगा, आखिर में रखना होगा, ठीक हो गया। तो ये हमने समझ लिया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया ऑप्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैराम्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो कोई सी भी टाइप का हो सकता है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे नंबर भी कर सकता हूँ, नंबर भी कर सकता हूँ, नंबर की है, नंबर टाइप की तो नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे वो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम के अंदर एक्स वाई दी जा रहा है और यहाँ पे कोई नंबर, तो आप कोई भी टाइप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये तो आप टोटली आप पे डिपेंड करता है, बूलियन भी दे सकते हो आप। तो ये हमने देख लिया कि नेम्ड फंक्शन के अंदर हम लोग कैसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे होते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब कोई वैल्यू दे देते हैं, अगर वो पैरामीटर नहीं यहाँ पे देंगे तो फिर वो डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन होगी वो ले लेगा, सही है। ये हमने देख लिया। नोट दैट द पैरामीटर टाइप विल बी ऑप्शनल व्हेन यूज्ड विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा। अच्छा, ये कुछ बता रहे हैं कि एक सेकेंड, ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर दूंगा तो ऑब्वियसली मुझे एरर मिलेगा। इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ फिलहाल के लिए, खान कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दूंगा बिल्ड नेम के अंदर तो मुझे एरर देगा, ऑब्वियसली एरर मिलेगा, क्योंकि 3 पैरामीटर्स तो है ही नहीं। यहाँ पे फर्स्ट नेम चला गया, लास्ट नेम चला गया, तीसरा तो पैरामीटर ही नहीं है ना, तो एस आर जो इन लोगों ने दिया है उसमें एरर ही आएगा, जाहिर सी बात है। अगर उसको तीसरा पैरामीटर हटाऊंगा तब मुझे एरर नहीं देगा, तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे तीसरा पैरामीटर दूंगा तो यहाँ पे एरर देगा। या तो हम लोग 1 दे सकते हैं पैरामीटर या 2 दे सकते हैं, 3 नहीं दे सकते, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। और जाहिर और ऑब्वियसली जब हम लोग यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देंगे तब भी एरर देगा, क्योंकि मिनिमम हमें 1 देना है और मैक्सिमम हमें 2 पैरामीटर्स देना है, ठीक है। और टाइप भी आपकी मैच होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जैसे मैंने दिया है और यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ तो वो मुझे एरर देगा, तो आपकी टाइप भी पैरामीटर की मैच होनी चाहिए। स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग ही पास करोगे नीचे से, ठीक है। और ये तो फिर वही बता रहे हैं कि 2 पैरामीटर्स दिए तो सही से काम कर लेगा। तो ये हमने देख लिया ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। आगे चलते हैं, और अब हमारे पास आता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन हमें पता है क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, नाम नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, अभी इस पार्ट को हटा दें, ये एक्सप्लिसिट टाइप दी हुई है यहाँ पे, ये पूरा एक्सप्लिसिट टाइप दी हुई, हम पिछली वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं इसको, तो इसको मैं नहीं समझाऊंगा वापस से। यहाँ पे देख लेते हैं कि इज इक्वल्स टू के बाद ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, ये एनोनिमस फंक्शन है, सही है। इज इक्वल्स टू के बाद से अगर देखें तो ये एनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन की कोई का कोई नाम नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन है, फंक्शन के पैरामीटर्स आ गए, ये डायरेक्ट पैरामीटर्स आ गए, डायरेक्ट रिटर्न टाइप आ गई, फिर बॉडी आ गई। यहाँ पे आपको कोई नाम नहीं दिख रहा, तो ये वही फंक्शन है ऊपर वाला। और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दिया है जिसमें खान वैल्यू है, और एक लाजमी एक पैरामीटर लाजमी है और दूसरा पैरामीटर हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने इस पूरे फंक्शन को किसको असाइन कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर। ऑब्वियसली फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो फंक्शन का जब नाम नहीं होता तो हमें इसको एक वेरिएबल देना पड़ता है कि फंक्शन किस में स्टोर हो जाएगा, एक वेरिएबल के अंदर, बिल्ड नेम 1 के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस वेरिएबल की टाइप हमने दे दी कॉलन लगा के क्या टाइप दी है, ये हमने टाइप दे दी कि भाई तुम जो फंक्शन स्टोर करोगे ना, बिल्ड नेम का जो वेरिएबल है, बिल्ड नेम 1 का वेरिएबल जो है, ये हमने इसको बता दिया कि भाई तुम जो फंक्शन स्टोर करोगे ना वो इस पैरामीटर से बिलोंग कर रहा होगा, और यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे भी स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो ये हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। एरो सिंटेक्स लगाते हैं हम, इसका एक्सप्लिसिट टाइप ये है, तो एक्सप्लिसिट टाइप में हम एरो सिंटेक्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर क्यों आया, तो ये बात याद रखने वाली है कि जब हम इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे रहे होते हैं, तो और हम एक्सप्लिसिट टाइप लगा रहे हैं यहाँ पे, अगर तो
तो एक्सप्लिसिट टाइप के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ना, वो डिफ़ॉल्ट नहीं लिखेंगे, उसको हम ऑप्शनल लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नोट दैट अ पैरामीटर टाइप ये वाली विल बी ऑप्शनल, सही ऑप्शनल होगी, क्वेश्चन मार्क आएगा, व्हेन यूज्ड विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मतलब ये कि अगर हमारे फंक्शन के अंदर कोई ऐसा पैरामीटर है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब वही कि नीचे से अगर हम कुछ पास नहीं कर रहे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर है फंक्शन के अंदर, तो जो हम लोग टाइप देंगे इस वेरिएबल की, उसके अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे, इस तरीके से नहीं देंगे। अगर मैं इस तरीके से कॉपी करके दूँ, इस तरीके से नहीं देंगे, बल्कि हम लोग उसको ऑप्शनल कर देंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो तो ये ऑप्शनल ही हो गया ना एक तरीके से। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, कॉल करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम बिल्ड नेम 1, और क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन स्टोर हुआ है तो फंक्शन के पैरेंथेसिस। अगर मैं यहाँ पे आप लोग गौर करो, मैं फर्स्ट नेम तो मुझे देना ही देना है, और लास्ट नेम एक तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा है, तो ये ऑप्शनल हो गया ना। हमारे पास चॉइस है कि हम लोग दें या ना दें। नहीं देंगे तो वो खान ले लेगा, देंगे अगर कोई वैल्यू सेकंड पैरामीटर में तो फिर वो वाली वैल्यू ले लेगा। तो एक तरीके से ऑप्शनल ही हो गया ना। अब अगर यहाँ पे मैं देता हूँ बॉब, ठीक है, तो पहला पैरामीटर मैंने फर्स्ट नेम का दे दिया। अब दूसरा पैरामीटर मेरे पास ऑप्शनल ही है ना एक तरीके से, डिफ़ॉल्ट तो लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शनल ही हो गया ना कि अगर मैं दे रहा हूँ वैल्यू तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे लास्ट नेम में ले रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो फिर वो खान ले रहा है। तो ऑप्शनल ही है ना कि आप चाहो तो एक दे दो, चाहो तो दो पैरामीटर दे दो। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर टाइप के अंदर दे दिया है कि भाई तुम ऑप्शनल हो, यहाँ पे या तो वैल्यू आएगी या तो नहीं आएगी, ठीक है। मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ इस तरीके से। खान तो हमने दिया हुआ है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, एक्स वाई दी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कराने का तरीका सेम है। और अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम का आउटपुट आप लोगों से पूछूँ तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए इस प्रोग्राम का आउटपुट, बॉब एक्स वाई जी, यही आना चाहिए, क्योंकि मैंने पैरामीटर दे दिए, खान नहीं दिए, मतलब खान वाली वैल्यू नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि हमने दे दिया ना अभी तो पैरामीटर, तो ये आना चाहिए। लेकिन वही वाली बात जो हमेशा कहता हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ, कंसोल नहीं करा रहा। वैल्यू रिटर्न होगी तो कहाँ आके गिरेगी, जहाँ फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन तो यहाँ पे कॉल हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने कंसोल ही नहीं कराया इसको, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इस पूरे को आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखना पड़ेगा, वरना कोई आउटपुट आप लोगों को नहीं दिखेगा। वैल्यू रिटर्न होगी लेकिन कोई आउटपुट आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो इस पूरे को कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसको कोई रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो, सही है, इस तरीके से, और उस रिजल्ट के वेरिएबल को फिर प्रिंट करा लो। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुई है, जो भी स्ट्रिंग यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न होगी, वो कहाँ स्टोर होगी, आर ई एस के अंदर। आर ई एस के वेरिएबल को फिर हमने प्रिंट करा दिया, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। इस कोड को मैं करूँगा कमेंट और आगे चलते हैं। और अब मेरे पास आएगा 9D। 9D के अंदर है रेस्ट पैरामीटर्स, ये भी इजी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ये देख लेते हैं क्या हो रहा है। रेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। मेरे पास एक फंक्शन है, सही है। एक सेकंड के लिए इसके आर्गुमेंट्स को भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ, हटा देता हूँ मैं इसके आर्गुमेंट्स, ठीक है। इसके आर्गुमेंट्स मैंने हटा दिए, एरर को भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक नेम्ड फंक्शन है, एक नेम्ड फंक्शन है। नाम दिया हुआ है ना हमने, इसका नाम दिया हुआ है, तो नेम्ड फंक्शन है। तो इस नेम्ड फंक्शन के अंदर मेरे पास कुछ पैरामीटर्स होंगे, सही है, जो कि अभी मैंने हटा दिए। और बॉडी होगी, बॉडी बॉडी मैंने बहुत मरतबा बताया कि क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी आ रही होती है। रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न में फर्स्ट नेम और रेस्ट ऑफ नेम जो कि मैंने अभी पैरामीटर में दिए हुए थे वो मैंने हटा दिए। तो कुछ स्ट्रिंग को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अभी इसको छोड़ दें, ये क्या है, फर्स्ट नेम और रेस्ट ऑफ नेम क्या है, जॉइन क्या है, सब कुछ छोड़ दें, इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ। रिटर्न में क्या करा देता हूँ, रिटर्न में एक स्ट्रिंग करा देता हूँ, हेलो, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पैरामीटर वापस से डालूंगा, इस पैरामीटर को अभी छोड़ दें। अब ये वाला जो पैरामीटर दिख रहा है आपको, फर्स्ट नेम और स्ट्रिंग, तो ये हमने पढ़ के आ चुके हैं, पैरामीटर हम बहुत मरतबा पढ़ चुके आ चुके हैं। क्या होता है कि हम लोग डाटा पास करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। नीचे से जो भी चीज़ मैं पास करूँगा, जोसेफ पास कर रहा हूँ, तो वो कहाँ आएगा, फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर होगा। फर्स्ट नेम को फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, है ना, ऐसे ही है ना। फर्स्ट नेम को यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, रिटर्न करा सकता हूँ, सॉरी, रिटर्न करा सकता हूँ।
फर्स्ट नेम को फंक्शन से रिटर्न करा सकता हूँ, जो भी नीचे से पास किया वो रिटर्न हो जाए। सही है ना? तो ये चीज़ तो हमें पता है। अब रेस्ट पैरामीटर्स क्या होता है? तो अब हमारे पास एक चीज़ आती है रेस्ट पैरामीटर्स की, जो कि हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं अभी हटाता हूँ और मैं क्या करूँगा, एक पैरामीटर लूँगा एरे का। ठीक है, एक एरे का पैरामीटर लूँगा। कैसे लूँगा देख लेते हैं। एक ARR लूँगा एरे, जिसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग की एरे। सही है, एक एरे में पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूँ, मतलब इसको मैं कॉल करूँ फंक्शन को, कैसे कॉल होगा ये फंक्शन? फंक्शन कॉल करने का तरीका आप लोग को पता है क्या? कंसोल डॉट लॉग लिख लेंगे पहले। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद बिल्ड नेम मैं कॉल कराऊंगा इसके अंदर। बिल्ड नेम के अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स देने। फर्स्ट नेम दे देता हूँ मैं एक। फर्स्ट नेम क्या है? XYZ। सेकेंड पैरामीटर हमारा क्या था? एरे का था। एक एरे, एक अदद एरे। तो उस एरे को मैं यहाँ पे किस तरीके से दे सकता हूँ? एरे बना दी मैंने इस तरीके से। ABC एक एरे है, फिर मेरे पास DEF एक एरे का एलिमेंट है, फिर तीसरा एलिमेंट मेरे पास एरे का क्या है? DEF GHI। ठीक है, इस तरीके से 3 एलिमेंट्स। तो मैंने एक पैरामीटर एरे का दे दिया, ये रहा। दूसरा पैरामीटर शुरू पहला वाला मैंने XYZ फर्स्ट नेम दे दिया। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे रिटर्न करने के बजाय मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। किसको? कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ जो मैंने पैरामीटर दिया। फर्स्ट नेम को मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया, और कॉमा लगा के मैं एरे को भी कंसोल डॉट लॉग में डाल दूंगा। तो इससे ये होगा कि दोनों चीज़ें मेरी प्रिंट होकर आ जाएंगी। जो भी चीज़ मैं यहाँ से पास करूँगा वो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा लूँगा, रिटर्न नहीं कराना कुछ। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कराया, जस्ट मैंने प्रिंट करा लिया। सिंपल। यहाँ तक समझ आ रही है बात? वापस से मैं बता देता हूँ, ये कमेंट किया हुआ है, इस कोड को नहीं पढ़िएगा। एक फंक्शन लिया सिंपल सा, एक पैरामीटर स्ट्रिंग का, दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग की एरे का। तो पहले पैरामीटर के अंदर मैंने, अच्छा यहाँ पे क्योंकि मैं कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने कंसोल करा दिया ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जस्ट कॉल कर लूँगा फंक्शन को। मैंने कॉल किया फंक्शन को। फंक्शन के अंदर मैंने क्या दिया? पहला पैरामीटर फर्स्ट नेम का, दूसरा पैरामीटर मैंने था मेरे पास था स्ट्रिंग का एरे। तो एक स्ट्रिंग का मैंने एक एरे दे दिया जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ABCDEFGHI। और इन पैरामीटर्स को मैंने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करवा लिया। रिटर्न नहीं कराया, कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। रिटर्न कराता तो मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराना पड़ता, लेकिन अभी कंसोल डॉट लॉग मैंने करवा लिया तो मुझे नीचे इसको कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाना पड़ा। डायरेक्ट मैं यहाँ यहीं पे प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। ये आ गया मेरा आउटपुट स्क्रीन, और इसको मैं रन कर लूँगा फाइल को। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया? फर्स्ट नेम क्या था? XYZ, ये आ गया। और दूसरा मेरे पास एक एरे था ABCDEFG। तो अभी तक तो हमने कुछ काम ही नहीं किया, सिंपल सा काम किया। एक फर्स्ट नेम को पास कर दिया फंक्शन के अंदर और एक एरे पास कर दिया फंक्शन के अंदर, दोनों को प्रिंट कर दिया, जस्ट ये किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं चाहता कि एरे पास करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एरे के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे अभी मैंने एरे के अंदर एलिमेंट्स दिए ना, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट एलिमेंट्स पास कर दूँ और एरे में हटा दूँ। इस तरीके से मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स पास कर दूँ, एरे के अंदर नहीं चाहिए मेरे। जितने भी करते जाऊँ मैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स में पास करते जाऊँ वो सबको लेता रहे। सही है, वो सबको एक्सेप्ट करता रहे। तो अभी इस सूरत में तो मुझे एरर मिलेगा क्योंकि मेरे पास पैरामीटर क्या है? स्ट्रिंग का एरे चाहिए, और हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे दिए। वो बोल रहा है भाई मुझे तो एरे चाहिए, तुमने तो यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए। तो एक एरे के अंदर हमें डालना पड़ेगा इसको, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना? ये बात समझ आती है आप लोगों को? हमने एरे में, जैसे भी मैंने दिखाया था, एरे में डालना पड़ेगा। तो एक एरे का पैरामीटर इस तरीके से हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर कि मुझे सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट्स चले जाएँ, एरे के अंदर पास हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर्स का काम आता है हमारे पास। तो वो मैं करके दिखा देता हूँ। अभी हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट नेम के अंदर तो यही जाए, लेकिन बाकी जितने भी आइटम्स मैंने यहाँ पे पास किए हैं फंक्शन के अंदर, वो सारे रेस्ट पैरामीटर के थ्रू चले जाएं। तो मतलब वो बात मैं चाहता हूँ कि एरे के अंदर नहीं डालना पड़े मुझे इनको। पास करने के लिए एरे के अंदर नहीं डालना पड़े मुझे इनको, मैं डायरेक्ट पास कर दूँ उनको। तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर आता है। मैं क्या करूँगा, सेकंड पैरामीटर हटाऊँगा, और जो चीज़ मैंने अभी कॉपी करके रखी हुई थी वो मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो क्या हुआ अब यहाँ पे कि रेस्ट पैरामीटर का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब यहाँ से एरर भी चला गया। तो अब मेरी ये सारी चीज़ें पास हो गई, इसके अंदर पैरामीटर में पास हो गई। तो अब हुआ क्या देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर का नाम दिया है, और पैरामीटर के नाम से पहले मैंने 3 डॉट्स लगा दिए। मैंने
3 डॉट्स लगा दिए इस तरीके से, 3 डॉट्स। तो रेस्ट पैरामीटर्स की निशानी होती है कि वो 3 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर मैंने जो पैरामीटर दिया है उसमें मैंने 3 डॉट्स लगाए और पैरामीटर का नाम दे दिया, ठीक है। मतलब पैरामीटर के नाम से पहले 3 डॉट्स लगाए और फिर मैंने पैरामीटर का नाम दे दिया, या आप कुछ भी दे सकते हो, रेस्ट ऑफ नेम। और यहाँ पे फिर मैंने स्ट्रिंग का एरे ले लिया। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये पैरामीटर भी एक एरे ही है, लेकिन ये रेस्ट पैरामीटर है, तो रेस्ट पैरामीटर्स इनडायरेक्टली एक एरे ही है, ठीक है। तो इसका तरीका ही होता है, बस शुरू में 3 डॉट लग जाते हैं, बाकी हमारा वही सिंटैक्स है। उसी तरीके से कॉलन आएगा, वेरिएबल का नाम आएगा, कॉलन आएगा और टाइप आ जाएगी। तो स्ट्रिंग का मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी एलिमेंट्स हों ये सारे स्ट्रिंग टाइप के हों, तो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया और यहाँ पे एरे का निशान बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा रेस्ट पैरामीटर्स। अब मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास मैंने एक्स वाई दी पास किया तब भी वो एरर नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी पास कर दूँ अगर, तब भी वो मुझे एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अब हो ये रहा है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से वो पास कर दूँ, हो ये रहा है कि एक्स वाई दी जो है वो फर्स्ट नेम के अंदर चला जाएगा, बाकी के जितने भी मैंने एलिमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, जितने भी स्ट्रिंग्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे रेस्ट पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। रेस्ट पैरामीटर उनको एक्सेप्ट कर लेगा अपने अंदर, ठीक हो गया। और फिर अब इस रेस्ट पैरामीटर के साथ जो भी काम करवाना चाहो तो करवा सकते हो। मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इस रेस्ट पैरामीटर को जस्ट प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नेम को प्रिंट करवा लिया और रेस्ट पैरामीटर को भी प्रिंट करा लिया। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट आ गया मेरे पास एक्स वाई जी, और उसी तरीके से मैंने इसने ये सारे एलिमेंट्स दे दिए। तो अब मैंने डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, आउटपुट वही है, आउटपुट वही है कि हमारे पास पहले भी यही आ रहा था जब हम एरे पास कर रहे थे यहाँ पे इस तरीके से, तब भी हमारे पास तब भी हमारे पास आउटपुट यही आ रहा था इस तरीके से। लेकिन अब हमने क्या किया, एरे पास नहीं किया, हमने डायरेक्ट पैरामीटर्स एज अ पैरामीटर्स पास कर दिए इन स्ट्रिंग्स को, एज अ एरे पास नहीं किया, सही है। तो डायरेक्ट जब आपको इस तरीके से कुछ आइटम्स पास करने हो और आपको ये नहीं पता कि आप कितने एलिमेंट्स पास करोगे, अब मैं यहाँ पे एक भी कर सकता था, मैं यहाँ पे दो भी कर सकता था, तो जितने भी होंगे वो 2 3 4 हज़ार भी होंगे ना, वो सारे के सारे इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। हाँ, बस ये है कि पहला पैरामीटर जो होगा वो फर्स्ट नेम के अंदर जाएगा, बाकी के रिमेनिंग 2 हो 3 हो 4 हो 1000 हो, सही है, वो सारे के सारे रेस्ट पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि रेस्ट पैरामीटर हमेशा की तरह क्या होगा, लास्ट पैरामीटर होगा, इसको मैं शुरू में नहीं डाल सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे डालने की कोशिश करूँ, फर्स्ट पैरामीटर दूँ, तो वो मुझे एरर देगा कि रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट पैरामीटर, ठीक है। तो इसको मुझे लास्ट में ही देना पड़ेगा। जैसे डिफ़ॉल्ट ऑफ ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं लास्ट के अंदर, लास्ट में ही आते हैं, उसी तरीके से रेस्ट पैरामीटर भी आपको लास्ट में ही देना पड़ेगा। ओके, समझ आ गई? तो समझ आ गई आप लोगों को कि रेस्ट पैरामीटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। जब हम लोगों को बहुत सारे आइटम्स पास करने हो एरे में, एरे में नहीं, सॉरी सॉरी माय बैड, एरे में नहीं, जब फंक्शन के अंदर हम लोग, फंक्शन के अंदर बहुत सारे आइटम्स आप पास करना चाह रहे हो, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता कि आप कितना आइटम्स पास करोगे, जितने भी कर सकते हैं हम यहाँ पे ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट पैरामीटर्स। और ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे एनी टाइप कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे एनी टाइप कर दूंगा तो यहाँ पे मैं नंबर भी पास कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो अब ये हो गया कि स्ट्रिंग भी पास कर रहा हूँ, नंबर भी पास कर रहा हूँ, बूलियन भी पास कर सकता हूँ मैं, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रेस्ट पैरामीटर्स का। सिंपली हम लोग जब यूज़ कर रहे होते हैं इसको, जब आपको ये नहीं पता होता कि आप फंक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स पास करोगे और आप एरे यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब इसको मैं काम ये करता हूँ कि इसको मैं वापस से स्ट्रिंग कर देता हूँ। दूसरा दूसरा मैं ये करता हूँ कि ये वाला कोड जो मैंने खुद लिखा था इसको मैं हटाता हूँ, और अब समझ लेते हैं ये वाला कोड जो हमारा ओरिजिनली था, ठीक है। तो ये क्या रहा है, ये कोड वैसे रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यही था। अगर आप लोग ये समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे कोड लिखा हुआ है तो मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, अगर आप वापस से देख लें नज़र, एक्स वाई जी गया फर्स्ट नेम के अंदर, बाकी के एलिमेंट्स जो मैंने दिया है यहाँ पे एस एफ, एफ एस, डी एफ एस और खान, ये तीनों रेस्ट पैरामीटर के अंदर चले गए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, वही चीज़ होगी। अब रिटर्न क्या हो रहा है, गौर से देखें, रिटर्न हो रहा है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के अंदर क्या था, एक्स वाई दी, यही था पहला पैरामीटर, तो यहाँ पे एक्स वाई दी आ गया, प्लस कॉन्केटिनेशन हो रही है। कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहा है, तो फर्स्ट नेम को जोड़ दिया स्पेस के साथ, स्पेस भी एक स्ट्रिंग होता है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है।
एक और दफ़ा कॉन्केटिनेशन हो रही है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेस्ट ऑफ नेम जो हमारा पैरामीटर है, रेस्ट ऑफ नेम के अंदर क्या चीज़ें होंगी, क्या स्टोर होगा, ये तीनों, ये तीनों स्टोर होंगे। ये हम इस पैरामीटर पे हमने जॉइन का फंक्शन लगा दिया। अब आप लोग के जहन में सवाल आएगा जॉइन आया कहाँ से, जॉइन का फंक्शन आया कहाँ से, तो हमने बनाया नहीं। तो टाइप सेट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है जॉइन का, जो कि हमारा एरे का मेथड होता है, सही है। तो एरे की क्लास से बिलोंग कर रहा होता है, ये बिल्ट इन है, पहले से बना हुआ है। इसको हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर, है ना, रेस्ट ऑफ नेम के अंदर 3 स्ट्रिंग स्टोर है। तो इन तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ के मैं एक ही स्ट्रिंग बना रहा हूँ, जॉइन कर रहा हूँ किससे, स्पेस से। तो अब होगा क्या कि ये तीनों स्ट्रिंग्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, मैं लिख के दिखा देता हूँ। एसएफ सबसे पहला स्ट्रिंग हमारा जॉइन होगा, उसके बाद स्पेस आएगा, फिर ये वाला स्ट्रिंग आएगा, ये जॉइन होगा, फिर हमारे पास वापस से स्पेस आएगा, फिर हमारा आखिरी वाला स्ट्रिंग जॉइन हो जाएगा। तो जो 3 स्ट्रिंग्स हमारे पास, जो 3 आइटम्स हमारे पास इस पैरामीटर के अंदर थे, उनको हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू जॉइन करवा लिया स्पेस से। तो अब ये चीज़ ये बन गई, ये पूरी चीज़ ये बन गई, ठीक है। जॉइन हो गई वो स्पेस से, स्पेस बीच में आ गए और एक ही स्ट्रिंग हो गई। तो पहले वो 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स थे, अब वो एक स्ट्रिंग ऐसे बन गई, ठीक हो गया। और इस पूरे स्ट्रिंग को फिर कॉन्कैटिनेट कर दिया इन दोनों के साथ। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, टोटल टोटल आउटपुट क्या होगा हमारा, फर्स्ट नेम भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। देख लेते हैं, रन कर लेते हैं इसको। ड्राई रन करके मैंने दिखा दिया आप लोग को, ये ड्राई रन कहलाता है कि आउटपुट चलाने से पहले आप इसको ड्राई रन कर रहे हो, यहीं पे कमेंट में आउटपुट लिख रहे हो, ये ड्राई रन कहलाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, अच्छा माय मिस्टेक, वापस से वही वाली मिस्टेक, रिटर्न तो मैं करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग नहीं करा रहा। तो कंसोल डॉट लॉग भी करा लेते हैं। यहाँ पे एक आर ई एस का मैंने वेरिएबल बना लिया, और आर ई एस जो भी रिटर्न होगी चीज़ वो आर ई एस के अंदर स्टोर होगी, और मैं आर ई एस को प्रिंट कर देता हूँ। तो रिटर्न कराने के बाद हमें ऑब्वियसली उसको स्टोर करा के कंसोल भी कराना होता है, या तो स्टोर करा के करा लो या डायरेक्ट करा लो, बात बराबर है। तो आउटपुट क्या आया हमारा, एक्स वाई जी एस एफ एफ एस डी एफ एस खान, यही आ गया। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर्स का टॉपिक। इसमें आपने जॉइन भी समझ लिया, जॉइन का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, क्या कर रहा होता है, ठीक है। तो रेस्ट पैरामीटर्स हमने समझ लिया। अच्छा ये देख लेते हैं ये क्या हो रहा था, ये कुछ भी नहीं हो रहा, वही चीज़ है। इसको मैं वापस से अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वेरिएबल ले लिया एक एम्प्लॉय का, बिल्ड नेम का फंक्शन कॉल किया है, और वही वाली चीज़ जोसेफ दे दिया, और बाकी सारे कुछ नाम दे दिए। तो अब जोसेफ वाला जो नाम है वो फर्स्ट नेम के अंदर जाएगा, बाकी के सैमुअल, लूकस और मैकेंजी रेस्ट पैरामीटर्स के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे इन सबको हम जॉइन करवा देंगे। तो इसका आउटपुट क्या होगा, जोसेफ, सैमुअल, लूकस, मैकेंजी सारे के सारे एक ही स्ट्रिंग मारेंगे। कैसे, इस कॉन्कैटिनेशन के स्टेटमेंट से सारे के सारे एक ही स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और उसको हम लोग एक ही स्ट्रिंग बन जाएंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने के बाद जो भी आंसर होता है आपको पता है इस वेरिएबल को असाइन होगा, इस वेरिएबल को फिर प्रिंट करा लेंगे, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया रेस्ट पैरामीटर्स। आगे चलते हैं एनोनिमस फंक्शन पे। इन लोगों ने अप्लाई करके दिखा दिया, तो कुछ भी नहीं है एनोनिमस फंक्शन, हम लोग बहुत बड़ा पढ़ चुके हैं। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, उसी तरीके से पैरामीटर्स ही है, एक रेस्ट पैरामीटर दे दी है, फंक्शन की बॉडी दे दी है, और फंक्शन की लॉजिक दे दी है। क्या लॉजिक दी है कि हम कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं, हर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करा दिया, और फिर हमने यहाँ पे जो एक्सप्लिसिट टाइप दी है उसमें भी हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि ये जो फंक्शन मेरे पास होगा, मतलब हम क्या करते हैं एनोनिमस फंक्शन में, कि जो फंक्शन होता है उसका कोई नाम तो होता नहीं है, तो हम उसको वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। वेरिएबल की हम टाइप बता देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी फंक्शन स्टोर होगा उसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे, एक स्ट्रिंग का होगा और एक रेस्ट पैरामीटर होगा, सही है। और रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा था ना, रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा था, तो रिटर्न टाइप भी हमने एरो डाल के स्ट्रिंग दे दी कि रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक हो गया। तो ये हमने इसको बता दिया कि तो अंदर जो भी फंक्शन स्टोर होगा वो इस टाइप से बिलोंग कर रहा होगा, इस पैरामीटर से बिलोंग कर रहा होगा, उसके पैरामीटर्स ये होंगे और उसकी रिटर्न टाइप ये होगी, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो ये चीज़ हो गई हमारी। और यहाँ पे क्या बोले, रेस्ट ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैन ओनली बी एट द एंड ऑफ द, ये मैम आपको चीज़ बता चुकी है कि पैरामीटर हमेशा, रेस्ट पैरामीटर हो गया या ऑप्शनल पैरामीटर हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा लास्ट पैरामीटर होता है, उसका बीच में या शुरू में नहीं डाल सकते, लास्ट में ही डालोगे, लास्ट में ही उसको रखोगे, सही है। कॉल कराने का तरीका क्या है, कॉल कराने का तरीका इसको वही होता है, वेरिएबल का नाम, पैरेंथेसिस और पैरामीटर की
नाम दे देंगे हम लोग। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, बॉब दे देता हूँ क्योंकि बॉब यूज़ करते आ रहे हैं हम। तो बॉब मैंने दे दिया। यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भी देना होगा, रेस्ट पैरामीटर है, तो दूसरा पैरामीटर भी दे देते हैं जल्दी से। कोई मीनिंगफुल नाम रख देता हूँ, एडम दे देता हूँ, और दूसरा मैकेंजी दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कॉल करा लेना है। और वही वाली चीज़ मैं वापस से वही चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ कि रिटर्न हो रही है वैल्यू, तो रिटर्न जब होगी तो यहाँ पे मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग भी कराना पड़ेगा, तो इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख लूँगा। सही है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने जो भी चीज़ रिटर्न हुई इसको प्रिंट करा दिया। सही है, तो ये हमने समझ लिया रेस्ट पैरामीटर्स। आगे चलते हैं, हमारे पास है आखिरी टॉपिक हमारा आज की वीडियो का, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये टॉपिक मैंने भी पढ़ा चुका है, तो इसको भी मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और सारे कोड को मैं वापस से कमेंट कर दूँगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुका है, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर भी पढ़ा है, ऊप में आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा अब तक इसका, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ उसका। ये फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है हमारे पास, पहले तो थोड़ा सा इसको हम लोग कमेंट्स हटा देते हैं, अजीब सा ही लग रहा है कुछ ये। तो पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि एक ही फंक्शन होता है हमारे पास, फंक्शन का नाम एक ही होगा, फंक्शन की बॉडी भी एक ही होगी, मतलब फंक्शन एक ही होता है हमारे पास, लेकिन उसको कॉल कराने के डिफरेंट तरीके होते हैं। उसके अंदर जो पैरामीटर्स हम लोग दे रहे होते हैं वो अलग अलग दे रहे होते हैं। सही है, मतलब फंक्शन एक ही रहेगा। जैसे हम लोग मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं, इसमें इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक ही फंक्शन बनेगा, बनेगा एक ही, लेकिन उसकी जो पैरामीटर्स की लिस्ट है वो चेंज होते रहेगी। मतलब ये कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, तो पहला पैरामीटर मेरे पास एक है स्ट्रिंग का, दूसरा पैरामीटर है बी स्ट्रिंग है, फिर एक और मैंने फंक्शन। अच्छा, ये कहलाते क्या है, ये जो हैं ये तीनों जो ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं इनको कहते हैं सिग्नेचर्स, फंक्शन ओवरलोडिंग सिग्नेचर। इनको मैं क्या कह सकता हूँ, ओवरलोडिंग सिग्नेचर्स, यानी कि ये कुछ मेरे पास सिग्नेचर्स हैं जिसमें हमने ये बता दिया कि ये फंक्शन स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, इसमें हम दो स्ट्रिंग भी, यानी कि दो पैरामीटर ले लिए जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ठीक है, और दो नंबर वाले भी पैरामीटर ले सकते हैं, यानी कि दो नंबर पास कर दिए, और हमने ये भी बता दिया इसको ये बूलियन भी पास कर सकता है, मतलब इसमें हम बूलियन भी पास कर सकते हैं। तो मतलब ये कि हमने तीन सिग्नेचर्स बना दिए, और उन तीनों सिग्नेचर्स में जो पहला सिग्नेचर है उसमें हमने क्या बता दिया कि ये जो फंक्शन है ऐड का, उसके अंदर हम लोग दो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। दो नंबर भी पास कर सकते हैं, और इस सूरत में रिटर्न टाइप क्या होगी, नंबर होगी। और तीसरा हमने बता दिया कि बूलियन बूलियन भी पास कर सकते हैं, और रिटर्न टाइप क्या होगी, बूलियन ही होगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से तीन ऑप्शंस डिफाइन कर दिए हैं, तीन सिग्नेचर्स डिफाइन कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर वन, दो स्ट्रिंग और रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर टू, दोनों पैरामीटर्स नंबर के होंगे और रिटर्न टाइप नंबर। ऑप्शन नंबर थ्री, दोनों पैरामीटर्स बूलियन होंगे और रिटर्न टाइप भी बूलियन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर थ्री। तो ये हमारे पास कुछ सिग्नेचर्स हमने बना लिए। सिग्नेचर्स बनाने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का कीवर्ड आ गया, फंक्शन का नाम आ गया। अच्छा, यहाँ पे नोटिस ये करें कि जो फंक्शन का नाम है वो सेम रह रहा है। अगर मैं फंक्शन का नाम डिफरेंट कर देता हूँ, ए कैपिटल कर दूँ अगर, तो फिर मुझे वो एरर देगा क्योंकि फिर वो अलग हो गया। तो ओवरलोडिंग कहते ही ऐसे कि फंक्शन का नाम सेम रहेगा, सिर्फ पैरामीटर्स चेंज होते रहेंगे उसके, या फिर रिटर्न टाइप चेंज होते रहेगी। ठीक है, तो फंक्शन का नाम सेम है, सिर्फ पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, नंबर नंबर, बूलियन बूलियन। यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ स्ट्रिंग नंबर, कि एक पैरामीटर स्ट्रिंग का है, दूसरा पैरामीटर नंबर का हो गया, तो ये भी इससे अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो या तो हम लोग ये कर लें कि पैरामीटर्स चेंज कर लें, या फिर हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर इसमें मैं तीन पैरामीटर दे दूँ, पहले ऑप्शन के अंदर मैं तीन पैरामीटर भी दे सकता हूँ। सही है, तीनों स्ट्रिंग। तो या तो जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद अलग हो, यहाँ पे तीन पैरामीटर है, यहाँ पे दो पैरामीटर है। सही है, या फिर अगर तादाद सेम है, जैसे कि ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर थ्री में तादाद सेम है, दो दो पैरामीटर्स दोनों में, तो उनकी टाइप अलग हो गई। ठीक है, तो उनकी टाइप अलग हो गई, मतलब ये कि यहाँ पे नंबर नंबर है और दूसरे ऑप्शन नंबर थ्री में हमारे पास बूलियन बूलियन है। सही है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस कर रहे होते हैं। हाँ, अगर मैं इस तरीके से कर दूं कि ऑप्शन नंबर टू में भी मैंने नंबर नंबर दिया हुआ है, या ऑप्शन नंबर टू में मैं नंबर स्ट्रिंग कर देता हूँ। सही है, मतलब एक पैरामीटर नंबर का है, एक पैरामीटर स्ट्रिंग का है, लेकिन ऑप्शन नंबर थ्री में भी मैंने यही अगर पैरामीटर दे दिए ना,
और एक नंबर का एक स्ट्रिंग का, और सीक्वेंस भी वही है, नंबर स्ट्रिंग। एक तो ये है ना कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस अलग कर दी, पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर मैंने नंबर ले लिया, तो ये डिफरेंट हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर दिया, तो पैरामीटर्स की सीक्वेंस अलग हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीक्वेंस भी सेम कर दूँ यहाँ पे, तो फिर ये चीज़ वही हो गई कि ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सेम हो जाएंगे। रिटर्न टाइप भी मैं सेम कर दूँगा तो यहाँ पे ये सेम हो जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, फिर इसका फ़ायदा नहीं है, ये तो फिर एक ही चीज़ हो गई ना कि आपने दोनों पैरामीटर्स भी सेम कर दिए, रिटर्न टाइप भी सेम कर दी, तो यहाँ पे ये फिर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो रही है, सेम सेम हमने डिफाइन कर दिया। तो आपके या तो पैरामीटर्स की सीक्वेंस अलग हो, ठीक है, कि डाटा टाइप्स अलग हो, या फिर आपके जो पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद अलग हो, 3 है और यहाँ पे 2 है, इस तरीके से, या फिर उनकी डाटा टाइप अलग हो। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग है और ऊपर नंबर और स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि कैसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं। अभी हमने सिर्फ इसके सिग्नेचर्स देखे हैं, तो मैं वापस से बूलियन ही बूलियन कर देता हूँ, रिटर्न टाइप भी बूलियन कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर नंबर कर देता हूँ, ओरिजिनल कोड हमारा यही था। ठीक है, तो ये 3 सिग्नेचर्स हमने पढ़ ली, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तीनों की डाटा टाइप्स अलग है, यहाँ पे स्ट्रिंग 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 है, 3 पैरामीटर है, यहाँ पे नंबर और नंबर है, यहाँ पे बुलियन और बुलियन है, और तीनों की रिटर्न टाइप भी अलग है। अब हमारे पास क्या होगा कि एक्चुअल फंक्शन, ये तो सिग्नेचर हो गया ना, एक्चुअल फंक्शन की बॉडी का है, तो उस फंक्शन की बॉडी हम लोग क्या करते हैं, पहले सिग्नेचर्स बना देते हैं, 3 सिग्नेचर बना दिए, और नीचे इसके फंक्शन की फिर बॉडी आ जाएगी। फंक्शन की बॉडी के अंदर हमें पता है हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी लॉजिक लिख रहे होते हैं। अच्छा, कैसे हम लोग फंक्शन की बॉडी बनाएंगे, उसी तरीके से फंक्शन बनाएंगे, वही नाम हम देंगे जो सिग्नेचर में दिया है, सारे नाम सेम रहेंगे। ऐड का मेथड है तो ऐड का फंक्शन है तो ऐड ही रहेगा, एक कैपिटल नहीं कर सकते, स्पेलिंग सेम रहेगी। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 दे देंगे। अब यहाँ पे इनकी टाइप एनी है, एनी क्यों है, एनी तो बैड प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे इस सूरत में एनी हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कि आर्ग्यूमेंट 1 अगर आप लोग देखो ऑप्शंस में, तो आर्ग्यूमेंट 1 3 है हमारे पास, 3 दफ़ा हमने 3 ऑप्शंस रखे हैं हमने, या तो आर्ग्यूमेंट 1 स्ट्रिंग हो सकता है, या तो आर्ग्यूमेंट नंबर हो सकता है, या तो आर्ग्यूमेंट 1 बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग नंबर बुलियन। तो इसलिए हमने यहाँ पे एनी रख दिया कि स्ट्रिंग नंबर बुलियन के अंदर में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एनी रख दिया। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग रखता तो मुझे फिर सही से काम नहीं कर रहा था, फिर यहाँ पे देखें एरर आ गया। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि तीनों ऑप्शंस के अंदर आर्गूमेंट 1 में तीनों चीज़ें हैं, स्ट्रिंग नंबर बुलियन, तो मैंने एनी रख दिया। या तो मैं इस तरीके से लिख दूँ, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि स्ट्रिंग, या तो स्ट्रिंग होगा आर्गूमेंट 1, या फिर मैं यूनियन यूनियन टाइप लगा सकता हूँ कि या फिर मेरे पास वो नंबर होगा, या फिर मेरे पास वो बुलियन होगा। तो यहाँ पे जो तीनों मैंने डिफाइन किए हुए थे, स्ट्रिंग नंबर बुलियन, यहाँ पे मैंने उनको डिफाइन कर दिया कि इन तीनों में से ही कोई हो सकता है, आर्गूमेंट 1 इनके अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग एनी यूज़ कर सकते हैं कि आर्गूमेंट 2 के अंदर स्ट्रिंग नंबर बूलियन है, तो हमने एनी यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग जब फंक्शन की बॉडी बना रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एनी दे देते हैं, या तो एनी दे दें, या फिर टाइप यूनियन का इस्तेमाल करते हुए उसकी टाइप डिफाइन करते हैं कि इन तीनों में से कोई होगा। ठीक है, और फंक्शन की टाइप क्या होगी, एनी, तो ये भी आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा क्यों है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें ऑप्शंस में, सिग्नेचर्स के अंदर देखें, तो पहला जो ऑप्शन है उसमें स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, दूसरा ऑप्शन है नंबर रिटर्न टाइप है, तीसरा ऑप्शन है बूलियन रिटर्न टाइप है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एनी रख दिया कि भाई कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, मतलब स्ट्रिंग भी रिटर्न हो सकता है, नंबर भी रिटर्न हो सकता है, बूलियन भी रिटर्न हो सकता है, इसलिए हमने एनी लिख दिया। ये फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, एनी। सही है, तो ये हमने समझ लिया कि कैसे हो रहा है। अच्छा, अब इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। रिटर्न क्या करा रहे हैं, आर्गूमेंट 1 प्लस आर्गूमेंट 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिंग पास करूँगा, इन दोनों में 2 स्ट्रिंग पास करूँगा, तो क्या होगा कि 2 स्ट्रिंग जब मैं पास करूँगा तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। अगर मैं 2 नंबर पास करता हूँ, 2 नंबर पास करता हूँ तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। और अगर मैं बूलियन पास करता हूँ तो क्या होगा कि अगर मैं बूलियन पास करूँगा, दोनों वैल्यूज़, दोनों आर्गूमेंट्स में बूलियन पास करूँगा, तो फिर वो 0 और 1 में आंसर देगा। क्यों देगा, इसका रीज़न देख लेते हैं। मैं पहले रन करके दिखा देता हूँ ये फंक्शन। ठीक है, तो मेरे पास नीचे इस तरीके से ऐड का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसमें ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, 2 बूलियन की वैल्यू दी हुई है, यानी कि कौन सा सिग्नेचर रन करेगा, बूलियन और बूलियन वाला। ठीक है, जैसे ही मैंने ट्रू और फॉल्स यहाँ पे दिया, और इस फंक्शन को अगर मैं जब रन कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, तो ट्रू फॉल्स जैसे मैंने दिया तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 क्यों आया, तो 1 इसलिए आया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स दे रहे हैं आर्गूमेंट में। अब हो ये रहा है कि ट्रू जो है ना वो बाय नेचर 1 होता है, और फॉल्स जो है वो बाय नेचर 0 होता है। तो यहाँ पे जब मैं प्लस उसको करवा रहा हूँ ना, तो वो 1 + 0 कर रहे हैं। मतलब ये कि ट्रू यहाँ पे उसने 1 ले लिया और फॉल्स को उसने 0 ले लिया, तो 1 + 0 हुआ, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे उसने 1+0 कर दिया, ट्रू फॉल्स को प्लस किया तो बेसिकली वो 1+0 कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है 1, और फिर उस 1 को हम लोग कंसोल डॉट लॉग यहाँ से करवा रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों को कमेंट से हटा के इन दोनों को भी रन करूँ, तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रहा है। सही है, एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिंग्स दिए हैं, लेकिन जो मैंने स्ट्रिंग का, अब 2 स्ट्रिंग्स वाला कोई ऑप्शन है यहाँ पे? 2 स्ट्रिंग्स वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। 3 स्ट्रिंग्स का मैंने ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन 2 स्ट्रिंग्स का ऑप्शन मैंने नहीं रखा, कोई सिग्नेचर नहीं बना हुआ, क्योंकि मैंने आर्गूमेंट 3 ऐड कर दिया था, अगर आप लोग को याद हो। तो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो इसको 2 आर्गूमेंट वाला, 2 आर्गूमेंट हो और उन दोनों का स्ट्रिंग हो, उसको मिल नहीं रहा, इसलिए वो मुझे नीचे एरर दे रहा है कि मैचिंग नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, इस आर्गूमेंट 3 को ना ऑप्शनल कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ से ऑप्शनल किया तो उसने मुझे एरर हटा दिया। अब मैं चाहूँ तो तीसरा स्ट्रिंग दे सकता हूँ, सही है, चाहूँ तो नहीं दो, क्योंकि मैंने इसको ऑप्शनल कर दिया है, ऑप्शनल पैरामीटर कर दिया। यहाँ पे भी मैं एक और यही करूँगा कि एक और जो फंक्शन की बॉडी जहाँ है, वहाँ पे जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है, ये सिग्नेचर्स कहलाते हैं। तो जहाँ पे मेरी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वहाँ पे मैं इसको ऑप्शनल दे दूँगा इस तरीके से कि ऑप्शनल है, आर्गूमेंट 3 ऑप्शनल है, ठीक है, एनी टाइप का है, और ये ऑप्शनल है। एनी के बजाय मैं इसको स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग का ही है ना, बाकी जो मेरा आर्गूमेंट 3 है वो सिर्फ ऑप्शन 1 में बिलोंग कर रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग है। ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में तो आर्गूमेंट 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग ही बता दिया कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अब इसको मैं चला के दिखा देता हूँ कि तीनों सूरतों में क्या क्या आउटपुट आएगा। जब मैंने 1,2 दिया तो प्लस हो गया वो, जब मैंने हेलो वर्ल्ड दिया तो उसने कॉन्केटिनेट कर दिया, और जब मैंने ट्रू फॉल्स दिया तो उसने 0 और 1 को प्लस कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग का। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि अगर मैं आर्गूमेंट 3 दूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद एक और आर्गूमेंट दे दूँ हाई का, सही है, इस तरीके से मैंने एक दे दिया, तो अब यहाँ पे तो 2 ही आर्गूमेंट को प्लस कर रहे हैं, तीनों आर्गूमेंट पास होंगे। यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर था तो सही है, यहाँ से तो पास हो जाएगा। हाई का जो हाई जो है मैं पास करूँगा वो आर्गूमेंट 3 में जाके स्टोर रहेगा, हेलो जाएगा आर्गूमेंट 1 में, वर्ल्ड जाएगा आर्गूमेंट 2 में, हाई जाएगा आर्गूमेंट 3 में। लेकिन इसको यूज़ कैसे करें? अगर मैं यहाँ पे आर्गूमेंट R3 लिखता हूँ तब तो मुझे मसला हो जाएगा। मसला ये होगा कि मैं 1 और 2 को जब मैं पास करूँगा तो खाली 1 और 2 को जब मैं पास कर रहा हूँ तो आर्गूमेंट 3 तो नहीं जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे आर्गूमेंट 3 अनडिफाइंड होगा, तो मेरे पास आउटपुट ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ट्रू फॉल्स करूँगा तो ट्रू फॉल्स में भी आर्गूमेंट 1 और 2 जाएगा, आर्गूमेंट 3 तो जाएगा ही नहीं। तो इस सूरत में जब आपको डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन करना हो, आर्गूमेंट्स के बेसिस पे आपको डिफरेंट लॉजिक लिखनी हो, कि अगर मैं चाहता हूँ कि दो दो आर्गूमेंट हो नंबर के तो उसकी लॉजिक अलग हो, 3 आर्गूमेंट हो स्ट्रिंग के तो उसकी लॉजिक अलग हो, और 2 आर्गूमेंट हो ट्रू फॉल्स के तो उसकी लॉजिक अलग हो, तो उस सूरत में फिर इफ एल्स काम आता है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, मैं क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन दूंगा। इफ़ की कंडीशन के अंदर यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा कि अगर मेरे पास टाइप ऑफ arg1 है, टाइप ऑफ arg1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो, नंबर के, सही है, और टाइप नंबर के, यहाँ पे लिख दो नंबर, एंड टाइप ऑफ arg2 नंबर। यानी कि अगर मैं 2 नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर तो क्या चीज़ होगी, रिटर्न, ये रिटर्न हो जाएगा। समझ आई बात? अगर मैं 2 नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी। मतलब अगर अब हम टाइप चेक कर रहे हैं कि अगर आर्गूमेंट 1 की टाइप नंबर है और आर्गूमेंट 2 की भी टाइप नंबर है, यानी दोनों आर्गूमेंट जो दिए हैं वो दोनों नंबर पास किए हैं, तो ये चीज़ रिटर्न हो जाए। एल्स में मैं क्या चला दूंगा, एल्स इफ अगर मेरे पास 3 आर्गूमेंट है, अगर मेरे पास 3 आर्गूमेंट है और तीनों की टाइप स्ट्रिंग है, सही है, वही वाली चीज़, ये वाली चीज़ आ गई, तीनों की टाइप स्ट्रिंग है, एंड यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ और टाइप ऑफ आर्गूमेंट 3 कर देता हूँ उसको। तो अगर मेरे पास 3 स्ट्रिंग पास हो रही हैं तो क्या होगा, तो बॉडी लगा देता हूँ एल्स इफ की, फिर क्या हो जाए, ये तीनों पास हो जाए। तो अब आप लोगों ने देखा कि अगर 2 नंबर पास हो रहे हैं तो आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2 को प्लस कर दो, अगर 3 आर्गूमेंट पास हो रहे हैं तो हमने क्या करवा दिया, 3 को प्लस कर दो। और आखिरी कंडीशन मैं क्या दे दूंगा, एल्स इफ अगर मेरे पास टाइप ऑफ आर्गूमेंट 1 और टाइप ऑफ आर्गूमेंट 2 क्या है, तीसरा क्या था सिग्नेचर, बुलियन, बुलियन,
दोनों बूलियन है, अगर दोनों बूलियन है तो क्या हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रिटर्न हो जाए arg1 प्लस arg2। सही है, एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अब बूलियन बूलियन की टाइप तुमने कर दी, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि अब वो प्लस नहीं कर रहा उसको। क्यों प्लस नहीं कर रहा, ये ट्रू फॉल्स को प्लस नहीं करवा पा रहा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसको आर्ग वन को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, आर्ग वन को रिटर्न कर दिया मैंने, सिर्फ आर्ग वन को रिटर्न कर दिया, आर्ग टू पे काम ही नहीं किया मैंने, सिर्फ जो आर्ग वन मैंने पास किया था उसको मैंने रिटर्न कर दिया। सही है, तो अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। तो अब हमने कंडीशन के बेसिस पे कर दिया कि अगर दो आर्गूमेंट नंबर के पास हो रहे हैं तो ये वाली कंडीशन चलेगी, आर्गूमेंट वन और आर्गूमेंट टू प्लस हो जाएगा। अगर दो आर्गूमेंट हमारे पास, तीन आर्गूमेंट स्ट्रिंग के पास हो रहे हैं तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन चलेगी। सही है, एल्स इफ की वाली कंडीशन चलेगी। और अगर मेरे पास अगर दो बुलियन के आर्गूमेंट पास हो रहे हैं तो मेरे पास आखिरी वाली कंडीशन चल जाएगी। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने उसको कंडीशन दे दी। और लेकिन ध्यान रहे ये जो कंडीशंस हैं हमारी, ये सिग्नेचर से मैच करनी चाहिए। नंबर नंबर का एक सिग्नेचर था, सही है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी नंबर नंबर। और यहाँ पे स्ट्रिंग 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 यानी तीन स्ट्रिंग वाला था और इसको मैंने ऑप्शनल रखा था, तो ये तीनों स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दे दिया, ये तीन स्ट्रिंग वाला कंडीशन दे दी। और इसी तरीके से मैंने बुलियन का सिग्नेचर दिया था, दो बुलियन, तो यहाँ पे भी मैंने दो बुलियन के कंडीशन लगा दी कि आर्ग वन भी बुलियन है और आर्ग टू भी बुलियन है, तो रिटर्न हो जाएगा आर्ग वन। सही है, अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम को। तो जैसे ही मैंने कोड रन किया तो मेरे पास ऐड वन, वन और टू को ऐड हो गया, वन और टू ऐड हो गया तो थ्री आ गया। सही है, इसी वजह से इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड हाई ये तीनों कॉन्कैटिनेट होके आ गए। सही है, वर्ल्ड के बीच में मैं स्पेस दे दूंगा इस तरीके से, तो अब मेरे पास स्पेस भी आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड हाई। सही है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स में मैंने क्या रिटर्न किया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने आर्ग वन को रिटर्न कर दिया था। आर्ग वन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू यहाँ पे आ गया था, ट्रू प्रिंट होके आ गया। सही है, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं। ये भी हमने देख लिया कि कैसे हम लोग डिफरेंट आर्गूमेंट्स के लिए डिफरेंट लॉजिक लिख सकते हैं इफ एल्स के थ्रू। टाइप ऑफ का इस्तेमाल किया है, टाइप ऑफ क्या कर रहा है, बेसिकली टाइप ऑफ आर्गूमेंट वन की टाइप डिफाइन कर रहा है कि आर्गूमेंट वन की टाइप अगर नंबर के बराबर है, इस नंबर के बराबर हो, यानी यहाँ पे अगर नंबर इज टू नंबर हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इस सूरत में, अच्छा यहाँ पे एंड लगाया मैंने और नहीं लगाया, तो इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि एंड लगेगा तभी प्रोग्राम सही चलेगा, वरना वो और पे भी दिखा देगा। अब एंड इसलिए लगाया कि आर्गूमेंट वन भी नंबर चाहिए और आर्गूमेंट टू भी नंबर चाहिए, दोनों में से भी। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, अगर मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पे, एक मैंने नंबर दे दिया और एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, एक नंबर दे दिया और एक स्ट्रिंग दे दिया, तो फिर अब वो कंडीशन मैच नहीं होगी, दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एंड लगाया। तो आर्गूमेंट वन भी नंबर चाहिए और आर्गूमेंट टू भी नंबर चाहिए, दोनों में से अगर कोई एक भी स्ट्रिंग हो जाएगा तो वो मुझे यहाँ पे एरर फेंक देगा। सही है, अगर मैं यहाँ पे और कर दूँ ना, और कर दूँ, तो फिर यहाँ पे वो मुझे, अच्छा एरर तो अभी अभी भी वो देगा। सही है, एरर तो वो अभी भी देगा, क्यों देगा, क्योंकि उसको सिग्नेचर नहीं मिल रहा, सिग्नेचर नहीं मिल रहा ना, एक स्ट्रिंग का एक नंबर का, मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया एक स्ट्रिंग दिया, एक नंबर एक स्ट्रिंग, तो उसको सिग्नेचर नहीं मिल रहा यहाँ पे। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एरर तो मुझे यहाँ मिल रहा है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप एंड इस्तेमाल करो। क्यों इस्तेमाल करेंगे एंड, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों कंडीशन चेक करनी है, आर्गूमेंट वन भी नंबर हो और आर्गूमेंट टू भी नंबर हो, तो दोनों चीज़ें हमारी नंबर में होंगी तभी वो ये लॉजिक चलाए, वरना नहीं चलाए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट लॉजिक्स लिख रहे होते हैं इफ एल्स के थ्रू फंक्शन के बॉडी के अंदर। तो फंक्शन की बॉडी होती एक ही है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट लॉजिक्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। सही है, और फंक्शन के ये सिग्नेचर्स होते हैं, शुरू में सिग्नेचर्स बनते हैं, फिर फंक्शन की बॉडी बन जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, कॉल बैक्स और प्रोमिसेस पढ़ेंगे। तो उसकी वीडियो है सर मुबशर की, तो मैं लिंक में डाल दूंगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।